जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, महामैराथन की सीरीज में आज हम आपके लिए राष्ट्र गौरव का तीसरा महामैराथन लेकर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने दो आपके और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो को क्लब करके आपके लिए एक महामैराथन वीडियो बना दिया है। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेगा और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो जल्दी से हुआ पेपर, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था, उसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, पहला क्वेश्चन कह रहा है इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक हैं तो पहला इसका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा कि ये जो कह रहा है इंडिका के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेगास्थनीज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर नहीं था। तो स्टूडेंट्स मेहगढ़ जो आपका राइट ऑप्शन बी है, मेहगढ़ ये नौपाषाण स्थल है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये मेहगढ़ है, तो ये हड़प्पा कालीन शहर नहीं है। बाकी लोथल, धौलावीरा और सोतका को ये हड़प्पा कालीन शहर है। तीसरा प्रश्न जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा था महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये जो चट्टानों के काट के बनाई गई ये जो गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बौद्ध धर्म। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है। ठीक है, पंजाबी भाषा की पूछा है अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि स्टूडेंट आपका राइट आंसर होगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी? गुरुमुखी। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था ये पूछ रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किया। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन आया था निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपिटक। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न आया था सातवां, दंड व्यवस्था का प्रतिपादन मिलता है। तो दंड व्यवस्था का जो प्रतिपादन हमको मिलता है वो रामायण महाभारत और शास्त्र यानी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, उपयुक्त सभी में मिलता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आया है नचिकेतो पाखंड वर्णित है। तो ये किस में वर्णित है? ठीक है, तो ये वर्णित है कठोपनिषद में। ये किसमें? मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर किया था तो भी बताया था कि कठोपनिषद में नचिकेता और नारद जी के बीच में कुछ संवाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था श्रीमद् भागवत पुराण के रचयिता हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सभी ने सही किया होगा उम्मीद करता हूं, और ये इसके वेद व्यास जी हैं। इसके रचयिता क्या है? वेद व्यास जी हैं। जो 10वां प्रश्न आया है गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध जो है ये साक्य गणतंत्र से संबंधित थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र। देखिए नाट्य शास्त्र जिसमें रस के सिद्धांत का जिक्र है, और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता। अगला 12वां क्वेश्चन जो पूछा था ये कह रहा है कि राज तरिंगड़ी के लेखक कौन है। तो जो राज तरिंगड़ी है इसके लेखक ऑप्शन डी आपका कल्हड़ का है। ये किसका हो जाएगा? कल्हड़। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कल्हड़ का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था। तो देखिए महावीर स्वामी की बात करें स्टूडेंट्स, तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला 14वां का अगर हम बात करें कि भरत हूप है, तो देखिए जो भरत हूप है ये मध्य प्रदेश सतना में है। सतना मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भरत हूप सतना मध्य प्रदेश में आया हुआ है। ठीक है, कुल संस्कार कितने हैं? अब देखिए ये तो क्वेश्चन तो सभी का सही होगा। 16 संस्कार की बात हम जानते हैं, हमारे भारतीय सनातन परंपरा में है। तो 16 संस्कार के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुरास्थल हड़प्पा स्थित है। अब जो हड़प्पा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पाकिस्तान। जो आपका ऑप्शन बी है ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन सी है अंगुत्तर निकाय। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 17वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो स्टूडेंट पूछा था, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है। तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर तो आप स्टूडेंट जानते हैं कि वो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला है वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। देखिए वर्णों का जो वर्ण व्यवस्था का कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये ऋग्वेद में इसका जिक्र है, वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद में है। ठीक है, तो अब 20वां जो प्रश्न आया था कि जो 20वां प्रश्न है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद में है ये पुरुष सूक्त, इसके अंदर एक अंतर्गत अगर कहीं पुरुष सूक्त लिखा रहता है तो ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त आता है, उसमें है। चलिए अगला प्रश्न आया है रसायन शास्त्र से संबंधित रस रत्नाकर के लेखक है। देखिए ये प्रश्न
प्रीवियस वीडियो में जब मैंने किया था कि यह प्रश्न आप देख के रहेगा स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर तो भी यह था, और इसका राइट आंसर रहेगा नागार्जुन। ऑप्शन ए सही रहेगा। रसायन शास्त्र के रस रत्नाकर के लेखक नागार्जुन है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हठ योग किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट जो हठ योग का ये क्वेश्चन आया हुआ था, हठ योग तो हमको पता ही है कि नाथ पंथ में के नाथ योगी जो है नट हठ योग से भी संबंधित है, और योग की एक विशेष योग होता है हठी, जो हठ योग है वो नाथ पंथ से संबंधित है। चलिए, एक पाली गीता किसको कहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो पूछा था कि पाली गीता है, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट आपका हो जाएगा बी, धम्मपद को कहते हैं। राइट स्टूडेंट, राइट आंसर है कि पाली गीता धम्मपद को कहते हैं। ठीक है, धम्मपद को कहते हैं। ठीक है, सामवेद के मंत्र क्या कहलाते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो स्टूडेंट दे दिया है कि जो ऑप्शन सामवेद के मंत्र कहलाते हैं, साम यहाँ पे दिया हुआ है, और हम इसी को सही मान रहे हैं इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन सामवेद के मंत्र सामानी कहलाते हैं, सामानी। ठीक है, और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं। याद रख लीजिएगा स्टूडेंट कि यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सक है। अब देखिए शल्य चिकित्सक कौन है, इसमें से ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, सुश्रुत। ठीक है, तो स्टूडेंट आप मेरे साथ अपने आंसर को चेक करिएगा, और जो स्टूडेंट का अभी दूसरी यूनिवर्सिटी में उनका पेपर होने वाला है तो वो इसको एक मॉडल पेपर के रूप में ले सकते हैं। कनिष्क राजवैद्य थे। अब कनिष्क देखिए, कनिष्क जो है ये राजवैद्य किसके थे, कनिष्क के, सॉरी ये पूछा कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा था, निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ है। निष्काम कर्मयोग की बात तो देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीता में हुआ है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गीता में ये है। हिंदुस्तान संगीत का सबसे पुराना घराना है। देखिए हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना की बात की जाए तो ग्वालियर का जो घराना है उसको हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है। चलिए बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, देखिए अब पूछा था बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु, तो ए राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य। ठीक है, अगला है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, तो इसका आंसर तो हमको लगता है सबको पता होगा, और राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और जहां पे लेडीज और जेंटलमैन ना बोलकर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था। ठीक है, चलिए पुरुषार्थ नहीं है। देखिए पुरुषार्थ में क्या नहीं है, अब देखिए काम, अर्थ, मोक्ष, तो जो कर्म है क्या है, तो ये जो कर्म है ये पुरुषार्थ में नहीं आता है। ठीक है, जो है कर्म, जो धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है। ठीक है, लेकिन जो कर्म है वो पुरुषार्थ में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी को हम जाएंगे। ठीक है, धर्म, अर्थ, मोक्ष जो है वो आता है। ठीक है, 32वां, सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था। तो देखिए ये तो प्रश्न जो था, जो प्रचार के लिए श्रीलंका गई, तो उसका राइट आंसर का नाम संघमित्रा, और बेटे का नाम अगर पूछता तो महेंद्र के साथ जाते, महेंद्र था बेटे का नाम, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गया था। ठीक है, तो बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भेजा था अकबर ने, सॉरी अशोक ने श्रीलंका में। पद्मावत की रचना किसने की है, जो 33 क्वेश्चन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। महाभारत में अगला प्रश्न पूछा था स्टूडेंट, महाभारत में कितने पर्व है, तो महाभारत में पर्वों की संख्या बात की जाए तो 18 पर्व है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 18 पर्व है। ठीक है, विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक है। देखिए विशिष्ट, अगला प्रश्न पूछा था विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, ए रामानुजाचार्य जी, जो रामानुज लिखा रामानुजाचार्य इनको कहते हैं, ये विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक है। अगर पूछता अद्वैत के प्रवर्तक है तो इसका राइट आंसर शंकराचार्य हो जाता, तो ये विशिष्ट द्वैत है, इसलिए रामानुजम हमारा सही है। चलिए अगला है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, ये नाटक है, ये क्या है नाटक है, जिसमें दुष्यंत और भरत का जिक्र है। ठीक है, शकुंतला, दुष्यंत, भरत का जिक्र है, जिनके नाम पे देश का नाम भारत हमारा पड़ा है, तो ये नाटक है। चलिए संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत भाषा की बात करें, इसमें लिखा गया अभिलेख क्या है, जूनागढ़। देखिए रुद्र दामन द्वारा लिखा गया, जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्र दामन का लिखा गया है, और इस संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इंडिका की रचना की है, किसने की है, तो ये तो इंडिका की रचना जो है आप स्टूडेंट जानते हैं, मेगास्थनीज। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड हो गया था, तो मेगास्थनीज सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम तो दिया गौतम, तथागत, राहुल और सुगत, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए यहाँ पे सही नाम तो दिया नहीं है, गौतम ने इनका पालन किया था, इसीलिए इनका गौतम भी कहते हैं, तो इसलिए गौतम के साथ हम जाएंगे, और तथागत भी इनका नाम था, लेकिन राहुल इनके बेटे का नाम था, तो हम गौतम के साथ चले जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर सही में आपका आंसर देखें तो सिद्धार्थ होना चाहिए। संस्कृति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्कृति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम। सम मिला के कृति मिलके संस्कृति बनता है। ठीक है, तो आप सम के साथ जाएंगे, बाकी पे कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित, देखिए भारत में वैसे तो हरित क्रांति की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गेहूं से संबंधित है, गेहूं के उत्पादन से। अगला प्रश्न जो पूछा है, भूमंडलीय तापन का कारण है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है तभी तो गर्मी बढ़ रही है, तो राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। चलिए ठीक है,
अगला देख रहे हैं महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो महासागर में जो जल स्तर बढ़ रहे हैं वो किससे बढ़ रहे हैं, जो हमारा ध्रुवीय प्रदेशों से ग्लेशियर यानी जो ये बर्फ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसके कारण महासागरों में जल बढ़ रहा है। चलिए पृथ्वी दिवस, अभी तो आप ये स्टूडेंट आप जान ही रहे हैं कि अभी जस्ट कल ही बीता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 22 अप्रैल, यानी आपने जो आज 23 अप्रैल को आप पेपर दे रहे हैं और कल ही आपका क्या था विश्व पृथ्वी दिवस, अगर आपने देखा होगा तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब पूछा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसने की गई, तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो था बाघों के लिए, ये 1973 में इसकी शुरुआत की गई। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न जो आया है, वनों को नष्ट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन यानी जो वनों की कटाई है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये क्या करता है, तो जब वन काट देते हैं तो मृदा अपरदन यानी जमीन ऊसर बंजर होनी शुरू कर जाती है। पेड़ों की कटाई से धरती मरने लगती है, पृथ्वी इसको जिसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन, ठीक है, सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। तो देखिए स्वपोषी जो खुद का भोजन खुद पकाते हैं तो वो क्या होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ये इसमें क्या आएगा, इसमें पौधे ही है, पादप यानी पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव बना रहता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल बना रहता है। कैसा बना रहता है, यूनिडायरेक्शनल, जिसको एक दिशात्मक कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक दिशात्मक, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 49 का ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है आपका, जो न्यूक्लियर गैर परंपरागत जो परंपरा से नहीं चलाती, इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारी चीजें आती हैं। चलिए अगला है वन जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है, तो किससे होता है, वन जीवों में ऊर्जा, देखिए ऊर्जा खाद्य श्रृंखला से ही चलती है, तो इसका स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला से होता है। कंपलसरी पेपर है और ये 2022 का पेपर है और इस सब्जेक्ट का कोड स्टूडेंट आपके, इस सब्जेक्ट का कोड HND 100 है। तो स्टूडेंट बिना देर किए हुए आपको राष्ट्र गौरव का प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको दिखाते हैं और बताते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छी हो सके। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है महाबलीपुरम के मंदिर आधारित हैं, यानी कहाँ पे आधारित हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। याद रखिएगा किस शैली में बने, द्रविड़ शैली में बने हैं। ये 8वीं शताब्दी के, और साथ ही साथ स्टूडेंट जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस को देखते रहते हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता रहता हूँ। तो आप पेन पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा, वीडियो फास्ट लगेगा तो स्लो करके देखिएगा, आप उसका वो स्लो कर लीजिएगा और क्या कहते हैं नोट करते चलेगा। तो ये 8वीं शताब्दी में बने हुए हैं महाबलीपुरम के मंदिर, और ये भारत के तमिलनाडु के चेंगपट्टू जिले में ये स्थित है इस समय। ठीक है, और अगर पूछ देता है महाबलीपुरम मंदिरों को किसने बनवाया, तो इसे पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया। आप याद रखिएगा किसको, पल्लव वंश के शासकों ने बनाया। दूसरा प्रश्न जो पूछा था भरतनाट्यम का संबंध है, तो देखिए भरतनाट्यम जो नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है, तो तमिलनाडु, जो पहला ऑप्शन ही है ना। देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि भरतनाट्यम नृत्य जो है इसका संबंध कहाँ से, तमिलनाडु से, मणिपुर का मणिपुरी से, ओडिशा का ओडिसी नृत्य से, और उत्तर प्रदेश का कथक, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। और साथ ही साथ रामलीला, रासलीला भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है, तो इसको आप याद रखिएगा। स्टूडेंट जो तीसरा क्वेश्चन आया है वो कह रहा है बिहू का संबंध है। तो बिहू जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो कहाँ का है, तो बिहू का संबंध असम से है। असम का त्यौहार है बिहू, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नचिकेता का संबंध कहाँ से है, तो देखिए स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा नचिकेता और का संवाद जो है वो कठोपनिषद में है। ठीक है, ब्रह्मा जी के साथ, सॉरी नारद जी के जो साथ जो संवाद है नचिकेता का, वो कठोपनिषद में है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला पूछा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो स्टूडेंट देखिए गौतम बुद्ध को कहाँ पे, तो ऑप्शन आपके जो 4 हैं इसमें देखिए ज्ञान जो प्राप्त हुआ उनको गया में हुआ, इसीलिए उसको बोध गया कहा गया, उनको बोध हुआ इसलिए उस जगह को बोध गया कहा गया। और पीपल अगर पूछ देता है किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और गया में हुआ तो इसलिए इसको बोध गया कहा गया। अब देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, सारनाथ में जो पहला ऑप्शन लुम्बिनी यहाँ पे जन्म हुआ था, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर में शरीर को त्यागा। इस शरीर त्यागने की क्रिया को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण स्थली क्या है, कुशीनगर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन कहाँ है, तो देखिए महावीर जो थे वो जैन धर्म से हैं, तो सीधी सी बात पता चलता है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन जैन साहित्य में है। ठीक है, अब इनके साथ याद रखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इनका जन्म वैशाली में हुआ था और मृत्यु बिहार में हुई। इनका प्रथम उपदेश जो है राजगृह में दिया। और अगर महावीर स्वामी के चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा, यानी किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, तो इसका राइट आंसर जाता है कि यह पाली में दिया। इन्होंने किस में उपदेश दिया है, पाली में दिया है। अगला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट बैराज्य शब्द का अर्थ होता है। देखिए बैराज्य शब्द का होता है कि, देखिए इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बैराज्य जो शब्द है इसका मतलब होता है कि बिना राजा के प्रजा
या राज्य विहीन राजा, वैराग्य मतलब वन को जो मतलब सब कुछ छोड़ चुका वो राजा, तो ये सारे हो जाते हैं उपयुक्त सभी। इसके साथ ही साथ इसका एक और महत्वपूर्ण अर्थ है कि वो राज्य जहाँ पे दो राजाएं शासन करते हैं वो उस राज्य को वैराज्य नाम से जाना जाता है। ये वैराग्य तो अलग है, लेकिन अगर ये वैराज्य की बात है तो यहाँ पे वैराज्य का अर्थ हो जाता है कि एक राज्य जिसमें दो राजाओं का शासन हो। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति किसमें होती है, यानी जो लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, उसमें शासन पद शक्ति किसमें होती है, तो गण यानी जनता में होती है। तो संपूर्ण गण में, एक में दो में नहीं, पूरे जनता में ताकत होती है। जनता ही सरकार को बनाती है, राजा का वो करती है। ठीक है, उनका निर्माण कराती है राज्य शासन का। तो दिघ निकाय में महाजन सम्मत किसको कहा गया है, तो देखिए जो दिघ निकाय है ये बौद्ध का ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, और इसे महाजन सम्मत किसको कहा गया है, तो देखिए महाजन सम्मत यानी प्रजा को, ठीक है, प्रजा को कहा गया है। ठीक है, दिघ निकाय में ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ त्रिपिटक जो है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो इसमें सुत्त पिटक में ये प्रथम निकाय को दिघ निकाय कहते हैं, और इसे दिघ निकाय इसलिए कहते हैं, इसमें 34 सूक्त हैं जो बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए दीर्घ से होकर ये दिघ निकाय बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति कला का स्वर्ण युग क्या है। देखिए मूर्ति कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। इस काल में, ठीक है, इस काल में अजंता गुफा की चित्रकारी, कला, साहित्य, संस्कृति सबको बढ़ावा मिला, और ये 4वीं से 6वीं शताब्दी के समय को कहते हैं। अगला है, गणित के सभी विधाओं में सर्वोपरि किसने माना, तो देखिए गणित को सभी विधाओं को सर्वोपरि वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। वेदांग ज्योतिष जो है वो आचार्य लगध मुनि द्वारा रचित है, इसीलिए इसे लगध ज्योतिष के नाम या याजुष ज्योतिष कहा जाता है। इसी को वेदांग ज्योतिष भी हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र कहाँ से निकाला। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम का पत्र जो है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से निकाला। ठीक है, अफ्रीका मतलब अफ्रीका में भी कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताएं महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन तो निकाला ही निकाला स्टूडेंट, यहाँ पे इंडियन ओपिनियन तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन के साथ साथ नवजीवन, हरिजन ये और यंग इंडिया नाम के भी पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत युक्त वेद कौन है, तो संगीत युक्त वेद जो है वो आपका सामवेद है, जिसमें सामवेद में मंत्र है और इसको संगीत का वेद कहा जाता है। सबसे छोटा वेद भी सामवेद होता है। ठीक है, सबसे प्रथम वेद ऋग्वेद है। 2 रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच कोण है, यानी कब लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो परपेंडिकुलर कब बनता है स्टूडेंट, लंबवत, जब 2 रेखाएं लंबवत होती है तो 90 डिग्री का निर्माण करती हैं। ठीक है, समकोण। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो देखिए जो इसमें आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य और महावीराचार्य जो है ये गणितज्ञ हैं, लेकिन चरक क्या है, ये आयुर्वेदा आचार्य हैं। ठीक है, तो ये इसमें से गणितज्ञ नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, महरौली का लोह स्तंभ कहाँ है, तो देखिए महरौली का जो लोह स्तंभ है स्टूडेंट्स ये दिल्ली में, आपको पता ही है, महरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में है, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी हम जानते हैं, उन्होंने करवाया था। ठीक है, कई लोगों का मानना होता है कि अशोक ने कराया था, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ज़्यादा सही उत्तर है, और ये दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिए जो सूर्य मंदिर तो कई है, लेकिन जो ये इस ऑप्शन में देखेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और ये कोणार्क में जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे, ये उड़ीसा में, याद रखिएगा कोणार्क कहाँ पे, उड़ीसा में। इसकी स्थापना अगर स्टूडेंट पूछ लेता है बार बार राष्ट्र गौरव के पेपर में, तो बताएं इसका निर्माण जो है, स्थापना 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव, जो गंग वंश का शासक था, कौन सा वंश का पूछ देता है, गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 1974 में यूनेस्को यानी यूएन की जो संस्था है, यूनेस्को द्वारा इसको राष्ट्र धरोहर घोषित किया गया है। इसको काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। काला पैगोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काले पत्थर का बना है, इसलिए इसको काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से नक्षत्र नहीं है। देखिए नक्षत्रों की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें से जो सारे ये जो नक्षत्र नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें से जो कह रहे अश्वनी नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्र नक्षत्र नहीं होता है। जो 24 नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों का जो 27 नक्षत्र हैं, जिसमें से जो अश्वनी, स्वाति, आद्र, मृगशिरा और ये आश्लेषा, ये सब नक्षत्र हैं, लेकिन चंद्र नक्षत्र नहीं है। चंद्रमा तो उपग्रह भी है हमारी धरती का, जानते ही हैं। लिखा है अब असत्य कथन इसमें से क्या है, तो कह रहा है चरक संहिता का कार्य चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है।
चरक संहिता काय जो है चिकित्सा का प्रमुख आधार ग्रंथ है, तो ठीक है। सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। अब देखिए, सुश्रुत और चरक दोनों आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, और सुश्रुत जो है ये दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक, यानी जो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है, तो उनको दुनिया का सबसे पहले शल्य चिकित्सक माना जाता है। तो ये जो है इनकी किताब जो सुश्रुत संहिता है वो भी शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, बाकी जो कह रहा है तो यही यही कथन असत्य नहीं है, ये कथन असत्य है कि वो सब इनका संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं। बाकी महाभारत और वाल्मीकि रामायण में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र बताया गया, ठीक है। एलोपैथी बीमारी का कारण शरीर में विषाणुओं का प्रवेश है, ये भी सही है। चलिए, तो हाँ यही हो जाएगा। गीत गोविंद के रचनाकार, देखिए गीत गोविंद तो याद रख लीजिए जयदेव का है स्टूडेंट। जयदेव ने बहुत भगवान के ऊपर ये जो गीत लिखे, तो गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन क्या है। तो महाभारत कांडों में ये गलत है, ये सत्य कथन नहीं है। महाभारत कांड में नहीं है, पर्वों में है। किसमें है स्टूडेंट, तो पर्वों में है। तो पहला हमारा कथन सत्य तो होगा नहीं, ये पर्वों में है। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, ये कथन ही सत्य है। उपनिषद को ही क्या कहते हैं, वेदांत के नाम से भी जानते हैं। रामायण का प्रधान रस श्रृंगार रस है, नहीं। महाभारत करुण रस की प्रधानता है, नहीं। हाँ, महाभारत में करुण रस की जो प्रधानता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बस बी ही सही होगा। बाकी जो स्टेटमेंट है करुण रस महाभारत में प्रधानता है, नहीं। महाभारत में शांत रस की प्रधानता है, तो ये सारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बस उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, ठीक है, वो सही है। महाभारत की रचना किसने की है, देखिए तो अब जो है महाभारत की रचना जो है वो किसने की है, वाल्मीकि ने की है, नारद ने की है, द्वैपायन ने, तो वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास का एक दूसरा नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। याद रखिएगा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन किसको बोलते हैं, वेद व्यास को बोलते हैं, उन्होंने ही रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, यानी किसका किससे गलत है। तो ये राइटर है जो मतलब लेखक है और उनकी पुस्तक है, तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है, सही है। पतंजलि का महाभाष्य भी है, और याद रखिएगा योग सूत्र भी है, ये भी सही है। श्रीधराचार्य का बृहद संहिता, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट आपका क्या हो जाता है, गलत है, क्योंकि जो बृहद संहिता है वो श्रीधराचार्य की नहीं है। जो बृहद संहिता है स्टूडेंट, ये 12 मिहिर की लिखी हुई पुस्तक है, जो 6वीं शताब्दी में लिखा गया। यह क्या है, एक डिक्शनरी है, विश्वकोश है, ठीक है। और आर्यभट्ट का आर्यभट्टी में है, ये सही है। तो अगला दशमलव पद्धति किसकी देन है, तो ये तो आपको सबको पता है कि जब 10 जीरो दिया मेरे भारत ने, तो आपको पता ही आर्यभट्ट की देन है। पाई और जीरो ये सब किसने दिया, आर्यभट्ट की देन है, ठीक है, और भारत की देन है। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ, भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ भाई, भारत में हुआ। वही ना कहा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये वो है प्रीत जहाँ की रीत सता, ये गीत। अगर आप सॉन्ग भी याद रखेंगे तो इस गाने क्वेश्चन को आराम से सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, मेरे कहने का मतलब सॉन्ग याद रखेंगे, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए बस। जलियांवाला बाग कब हुआ, देखिए जलियांवाला बाग एकदम याद रख लीजिए, 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन ए सही है। और ये अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है, जिसमें एक पार्क में बंद कर था, उसमें जाने का रास्ता नहीं था, उसमें जो लोग इकट्ठा हुए थे उनके ऊपर क्या कर दिया, देश के लिए बातें करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, और जनरल ओ डायर के आदेश पे चलाई गई थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो देखिए अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक। तो ये कौटिल्य, चाणक्य भी इनका नाम है, याद रखेंगे आप। अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो अष्टछाप क्या था स्टूडेंट, देखिए अष्टछाप की बात करें तो ये 1565 में 8 भक्ति कालीन कवियों का समूह था। कितने में, 1565 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। 8 भक्ति कालीन कवियों का समूह था, और इसकी स्थापना किसने की, विट्ठल नाथ ने की। किसने की, विट्ठल नाथ ने की। और ये जो कवि थे वो भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का गुणगान करते थे। विट्ठल नाथ ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला सुमेलित नहीं है, अब क्या गलत है। अब देखिए विष्णु जिसमें एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ संप्रदाय है, तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, ये एकदम सही है। और निम्बकाचार अद्वैतवाद, ये गलत है। ये जो निम्बकाचार्य है ना, ये द्वैतवाद से है। द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय के द्वैतवाद से है, बाकी तो सब सही है, लेकिन निम्बकाचार्य का अद्वैतवाद गलत है। मध्यवाचार्य का द्वैतवाद सही है। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, ये भी सही है। तो यही बी वाला मिलते हैं। अलवार संतों में स्त्री कौन है, तो देखिए अलवार में कितने संत हुए हैं, 12 अलवार संत हुए हैं कुल, याद रखिएगा स्टूडेंट, कितने, 12। इसमें से जो संत हैं उनका नाम आंडाल है, ठीक है, आंडाल, या इनको कोदई के नाम से भी जानते हैं, कोदई, इनको आंडाल या कोदई कहा गया। अलवार में कुल 12 संत हैं, और इनकी किताबें दिव्य प्रबंधम में संकलित है। अलवार संतों को क्या कहता है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है, और ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन क्या है,
अब देखिए कर अलवा बहुधा उच्च जातियों के थे, यही कथन तो गलत हो जाता है स्टूडेंट। ये निम्न अलग अलग जातियों के थे, उच्च जातियों के बस नहीं थे, इसमें निम्न जातियों के लोग भी थे, उच्च जातियों के भी थे और मिश्र, तो कुल मिला के ये उच्च जाति नहीं थे। बाकी वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या निरुक्त में, ये भी सही है। आरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद, ये भी सही है कि जो आरण्य है उसके अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। संहिताओं का व्याख्या का नाम ब्राह्मण है, ये भी सही है। तो अलवार संत बहुधा उच्च जाति के थे, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है प्रबंधम का संपादन सबसे किया। देखिए मैंने बताया ना, अलवार संतों की जो रचनाएं हैं वो प्रबंधम में संकलित की गई और इसका सर्वप्रथम संपादन नाथ मुनि ने किया। देखिए प्रबंधम का पूरा नाम था नालईरा दिव्य प्रबंधम, नालईरा दिव्य प्रबंधम 12 अलवर संतों द्वारा रचित था। इसमें 4000 से अधिक छंद है, 4000 से अधिक छंद है, ठीक है। और इसका नाथ मुनि द्वारा 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास संपादन किया गया। अब अगला करा सुमेलित करें। देखिए वेद, तो वेद, अब ये जो कह रहा है वेद का जानते हैं कि 4 वेद हो जाएंगे, तो वेद का 4 पे मिलान करेंगे, पुराण जो है स्टूडेंट 6 है। तो देखिए ये आप देख लीजिए, वेद का हम कर देंगे, जो वेद है वो 4 है, पुराण कितने हैं 18, ठीक है। और जो त्रिपिटक यानी जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है तो 3 है, और वेदांग कितने हैं 6 हैं। तो इसी के हिसाब से आपका जब सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है, रामायण वाल्मीकि सही है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास सही है, रामचंद्रिका चिंतामणि ये गलत है। देखिए रामचंद्रिका जो है स्टूडेंट्स, रामचंद्रिका जो है वो चिंतामणि की नहीं है, ये केशव दास की है, ठीक है, केशव दास का वर्क है। और रामलला नहछू ये तुलसीदास की रचना है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सही है। अगर तुलसीदास की कुछ और रचनाओं को आप जान लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और रामलला नहछू, इसमें राम भगवान के नाखून के काटे जाने का जो संस्कार होता है उसका जिक्र है। ये सोहर जो गाया जाता है लोकगीत होता है, सोहर और अवधी भाषा में है, ठीक है। तो ये तुलसीदास के कुछ जो मैंने मुख्य वर्क बताए हैं, मुख्य रचनाएं बताई, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अलवार संतों की, ये तो प्रश्न मैंने पहले बता दिया। अलवार संतों की जो रचनाएं हैं वो प्रबंधम का पूरा नाम क्या है, नलीरा दिव्य प्रबंधम में संकलित है, ठीक है। इसको आप प्रबंधम में करेंगे, अलवार संतों की रचनाएं। अगला पृथ्वी सूक्त किस वेदांग का अंत है। तो देखिए पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद में है, ठीक है। अथर्ववेद के 12 कांड का प्रथम सूक्त जो है वो पृथ्वी सूक्त कहलाता है। इसमें 63 मंत्र हैं, कुल 63 मंत्र हैं पृथ्वी सूक्त में। अगला है वेदांग में राष्ट्र शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए राष्ट्र का सर्वनाम श्री, मतलब श्री माना गया है उसको, और विश्व माना गया, ये दोनों सही है, ठीक है, ओके। राष्ट्र का यहाँ पे जो वेदों में अर्थ लिया गया वो कल्याण, लोगों के कल्याण, जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण, मतलब कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो ये श्री भी है और विश्व भी है, ठीक है। ये जो ऑप्शन दोनों आपका सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में राष्ट्र का जिस अर्थ में अभिप्राय के साथ अवतरण किया। अब देखिए यही क्वेश्चन जो ऊपर पूछा है उसी को मैंने अभी जो आपको बता रहा था उसका बता रहा है कि वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ में अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया वो किस अभिप्राय में लिया गया। तो देखिए वैदिक साहित्य में जिसमें ग्रहण किया गया ज्योति, चेतना, वृद्धि, कल्याण, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिस अर्थ में लिया गया उसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे माना गया है। तो देखिए राष्ट्र का स्वामी वैदिक ग्रंथों में सविता को, राष्ट्रपति को, चंद्र को, ठीक है, और उपयुक्त सभी को कह रहा है, ठीक है। तो वैदिक ग्रंथों में जो है वो राष्ट्र का स्वामी उपयुक्त सभी को माना गया, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब जैसे भारत के राष्ट्रपति वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वह नायक जो राष्ट्र का जो लीडर है वहां पे उसको लिया गया, तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया है राष्ट्र का घटक नहीं है, भूमि, जन, संस्कृति, जाति। तो देखिए जाति जो है वो राष्ट्र का, भूमि, जन और संस्कृति तो है, जाति नहीं है। अगला है गुलामगिरी के लेखक कौन है। देखिए गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा भाई फूले का की रचना है, ठीक है। इसमें उन्होंने गुलामी प्रथा के बारे में टिप्पणी की है, ठीक है। अगला है हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की रचना है। आपको पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी का है और इनका क्या है, मेरे सत्य के प्रयोग भी महात्मा गांधी की है, जिसको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से भी हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 आर्य सत्य क्या है। तो देखिए बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की बात की गई है और इसकी संकल्पना किसने दी है, गौतम बुद्ध ने दी है, ठीक है। अगला कौटिल्य के मत अनुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल कब होती है। तो जब कौटिल्य यानी चाणक्य के अनुसार राजनीतिक शक्ति कब होती है, जब अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा और पुरोहित के समर्थन से क्या होगा,
ये जो हम राज्य की शक्ति सफल होगी, यानी अच्छे राजनीतिज्ञ का से के साथ मंत्रणा यानी डिस्कस करके और पुरोहितों के समर्थन से। अगला, महाभारत में पर्वों की संख्या क्या है? तो देखिए महाभारत में क्या होते हैं, पर्व होते हैं, याद रखिएगा। और रामायण में क्या होते हैं, कांड होते हैं। तो याद, तो महाभारत में कुल 18 पर्व है, ठीक है। और 7 जो आपके पर्व कांड हो जाते हैं रामायण में। अगला है सही कथन क्या है? संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण। उल्टा दे दिया स्टूडेंट। अगर यही क्वेश्चन आता कि संस्कृति प्राण है, सभ्यता शरीर, तो ये सही हो जाता। तो संस्कृति शरीर है, सभ्यता प्राण, ये वाला स्टेटमेंट नहीं। अगर हम बात करें तो इसमें सही स्टेटमेंट बस यही है कि संस्कृति साध्य है और सभ्यता साधन। यानी संस्कृति वो चीज जो संपूर्ण चीज है और सभ्यता उसके अंदर एक छोटा सा भाग है, ठीक है। वो साध्य है और ये क्या है, साधन, जिससे संस्कृति को जाना जा सकता है। वो सभ्यता के थ्रू ही हम संस्कृति को समझ सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न था प्राक वैदिक समाज। देखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि ये इसमें लिखित नहीं होता है तो इसलिए इसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए गए थे। प्राक वैदिक समाज, इसलिए इसमें 50 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि 50 ही आएंगे, 40 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। प्राक वैदिक समाज कैसा था? देखिए, तो प्राक वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक था, ठीक है। पुरुषवादी समाज था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा पुरुषार्थ में शामिल है। तो पुरुषार्थ में देखिए क्या शामिल होता है, नोट करिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष नहीं दिया है, उपयुक्त सभी दे दिया है, तो ये तीनों चीज तो आते ही है, साथ में मोक्ष भी आता है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, कह रहा प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपद कितने थे? तो देखिए भारतीय जो प्राचीन महाजनपद कुल कितने थे? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 16 महाजनपदों का जिक्र आता है, जिसमें मगध, वश, कौशल, गांधार, कुरु, वजू, मथुरा, अंग, काशी, ये सब शामिल है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर का में राष्ट्र गौरव का पेपर और उसका सोल्यूशन काफी पसंद आया होगा। स्टूडेंट, आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट आपको बता दे रहा हूं कि हमने राष्ट्र गौरव का 100 क्वेश्चन जो हमारे ईयरली पैटर्न में पहले आते थे, उसका और इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एक ही तरह का है। तो आप जाके राष्ट्र गौरव के और सारे वीडियोस हमारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। नहीं होगा तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी हम राष्ट्र गौरव के और सारे पेपर का लिंक दे देंगे, तो आप उससे क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम सबसे अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड लक फ्रॉम आवर टीम।